अस्सलामुअलैकुम। आज हम सी प्लस प्लस के इस दूसरे लेक्चर में सी प्लस प्लस प्रोग्राम के बेसिक टेम्पलेट को डिटेल से देखेंगे। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम को डिटेल से देखेंगे। उसके बाद हम एरर्स और एरर्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। आखिर में देखेंगे कि कमिट्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में और कमिट्स की टाइप्स देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमने पहली वीडियो में सी प्लस प्लस के बेसिक जो हमने पहला प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने कुछ चीज़ें लिखी थी, जिसमें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन फंक्शन लिखा था इंट मेन। हमने उस वीडियो में बात की थी कि हम अपने अगले लेक्चर में यानी कि इसी लेक्चर में इनको डिटेल से देखेंगे। हमारे पास हम इनको कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास तीन बेसिक कंपोनेंट हैं। एक हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और एक है इंट मेन। इसमें इंट मेन एक हमारा फंक्शन है। अब हम इन कंपोनेंट्स को डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या है। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसमें हमारे पास आईओ स्ट्रीम क्या है, एक हेडर फाइल है। जब भी हम सी प्लस प्लस का कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसमें कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल्स अब क्या होती हैं, सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स प्रीडिफाइंड कुछ हेडर फाइल्स होती हैं जिनके अंदर प्रीडिफाइंड फंक्शंस पड़े होते हैं। जब भी हम सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, जब हमें उस प्रोग्राम में कोई भी फंक्शंस लेना होता है तो हम उस क्या करते हैं, हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं। हैश इंक्लूड को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, जिसकी मदद से हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ग़ालिबन सी प्लस प्लस में हमारे पास 50 तक हेडर फाइल्स मौजूद होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम में एफिशिएंसी ला सकते हैं। अब अगर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी दूसरे कंपोनेंट को देखें तो हमारे पास सी प्लस प्लस में यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। इस नेम स्पेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में हमारे पास डिक्लेयर्ड फंक्शंस होते हैं और प्रीडिफाइंड क्लासेस होती हैं। इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से हम अपने प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट्स और वेरिएबल्स के लिए नाम चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेन थर्ड कंपोनेंट था वो था मेन फंक्शन। चलते हैं आप मेन फंक्शन की तरफ, देखते हैं व्हाट इज़ मेन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद करली ब्रेसेस, उसके बाद इस करली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में ये हमारे पास एक फंक्शन की डेफिनीशन है, इसको हम मेन फंक्शन कहते हैं। किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन दरअसल उस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, जहां से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। हर वो स्टेटमेंट जो इंट मेन यानी कि मेन फंक्शन के अंदर लिखी जाएगी वही हमें प्रिंट होकर आउटपुट के तौर पर मिलेगी। हम जो भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखेंगे वो सारा का सारा प्रोग्राम मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। अब अगर हम इसमें किसी स्टेटमेंट को देखें, जैसे सी आउट, उसके बाद एक ऑपरेटर है जिसे हम इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। उसके बाद लर्निंग सी प्लस प्लस डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखा हुआ है। हर वो चीज़ जो भी इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी जाएगी वो हमें आउटपुट के तौर पे एज इट मिल जाएगी। उसके बाद हमने लगाया हुआ है सेमीकोलन। प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में हम इसे स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। इसमें सी आउट स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर आउटपुट। किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने के लिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस सी आउट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन हमारे पास पड़ी होती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के अंदर, जो हम पहले जिसकी बात कर चुके हैं। इसमें जो रिटर्न ज़ीरो है ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है। जब हम फंक्शंस को देखेंगे तो उसमें कुछ होते हैं वॉइड फंक्शन, कुछ होते हैं वैल्यू रिटर्नेबल फंक्शंस। वो हम बाद में जब फंक्शंस देखेंगे तो उसमें हम इसे डिटेल से देखेंगे। ये था हमारा सी प्लस प्लस प्रोग्राम का टेम्पलेट। अब हम आगे देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस प्रोग्राम का साइकिल कैसे काम करता है, कैसे सी प्लस प्लस प्रोग्राम एग्जीक्यूट और कंपाइल होते हैं। जब भी हम अपने कंपाइलर में प्रोग्राम लिखते हैं, जब हम उसे सेव करते हैं तो हम पहले प्रोग्राम का नाम लिखते हैं, कोई भी आप नाम रख सकते हो। उसके बाद .cpp लगाना हमारे लिए लाजमी होता है। दूसरे स्टेप में कंपाइलर उस सोर्स कोड को कंपाइल करता है। तीसरे स्टेप में फिर एक लिंकर होता है जो ऑब्जेक्ट फाइल्स को उस दूसरी जो कंपाइल्ड फाइल हो चुकी होती हैं उनके साथ क्या करता है, फाइल्स को लिंक करता है। उसके बाद लोडर क्या करता है,
लोडर हमारी उस फाइल को उठा के मेमोरी के अंदर लोड करता है, फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और हमें एज अ प्रिंट चीज़ें मिल जाती हैं। जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं वो हमें स्क्रीन पे आउटपुट के तौर पे मिल जाती हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो था एरर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हमारे पास 3 टाइप्स के एरर होते हैं। बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 टाइप्स के एरर ही होते हैं। जब भी हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं, अगर उसमें कोई भी इन 3 एरर में से कोई एक एरर आ जाए तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए हम पर लाजिम होता है कि हम उस एरर को पहले डिबग करें, फिर हम प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल और एग्जीक्यूट करवाएं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इन 3 एरर्स को देखते हैं। सबसे पहला जो एरर है वो होता है सिंटैक्स एरर्स। सिंटैक्स एरर को फाइंड करने में प्रोग्रामर को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती, क्योंकि सिंटैक्स एरर को हमारा कंपाइलर खुद ही रिकॉग्नाइज करके बता देता है कि आपके प्रोग्राम में कौन सा सिंटैक्स एरर पेश आ रहा है। हमारे पास दूसरे होते हैं रन टाइम एरर। रन टाइम एरर दरअसल हमारे पास इनवैलिड इनपुट जब हम देते हैं प्रोग्राम में, लिखते हैं कोई ऐसी वैल्यू जो कि हमारा वेरिएबल उस वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता, तो हमारे पास रन टाइम एरर अकर होते हैं। रन टाइम एरर के दौरान हमारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि एंड हो जाता है। तीसरे होते हैं हमारे पास लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स में हमारा प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन जो रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो हमें नहीं मिलता। यानी कि मैं चाहता हूं अगर मैं 3 और 3 को आपस में जमा करूं तो जवाब 6 आना चाहिए, लेकिन मेरा प्रोग्राम मुझे 5 दे रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि मैंने किसी जगह पे लॉजिक लिखने में गलती कर दी है। इनको कहते हैं लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए जो डिबगिंग होती है उसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द लॉजिकल एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। उसके बाद हम बात करते हैं कमिट्स की। कमिट्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में? दरअसल हम अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कुछ लाइन को कमिट कर देते हैं। जो भी लाइन हम कमिट करते हैं हमारा कंपाइलर उन लाइन को कंपाइल नहीं करता, उन लाइन्स को स्किप कर देता है। हमारे पास सी प्लस प्लस में 2 टाइप्स के कमिट्स होते हैं। एक होते हैं सिंगल लाइन कमिट्स, दूसरे होते हैं मल्टीपल लाइन कमिट्स। सिंगल लाइन कमिट्स हम किसी भी स्टेटमेंट के से पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, जिससे हमारी वो स्टेटमेंट कमेंट हो जाती है जिसको कंपाइलर स्किप कर देता है जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होना स्टार्ट होता है। दूसरे होते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टैरिक लगा देते हैं, और जितनी लाइंस हमने कमेंट करनी होती हैं उसके आखिर में जाके हम दोबारा पहले फिर स्टैरिक लगाते हैं, फिर फॉरवर्ड स्लैश दोबारा लगा देते हैं, जिससे हमारी वो तमाम लाइंस जो भी इस रीजन में आ जाती हैं वो कमेंट हो जाती हैं, कंपाइलर उन्हें स्किप कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं वाइट स्पेसेस, यानी कि वाइट स्पेसेस का हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम पर क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है कोड विद मोहम्मद अली, लेकिन मैंने डबल इन्वर्टेड कामा से पहले बहुत सारी स्पेसेस दे रखी हैं। तो क्या इस स्पेसेस की वजह से मेरे सी प्लस प्लस प्रोग्राम पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? यकीनन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर वाइट स्पेसेस को हमेशा इग्नोर कर देता है। अब हम चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ, वहाँ जाके कुछ कंसेप्ट्स को अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम आ चुके हैं अपने सी प्लस प्लस कंपाइलर की तरफ। अब जो ये 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं कोड विद मोहम्मद अली और लर्निंग सी प्लस प्लस, सबसे पहले हम इन्हें एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसके लिए मैं F11 का फंक्शन की प्रेस कर रहा हूँ, तो हमें आउटपुट मिल चुकी है। देखिए लिखा हुआ है कोड विद मोहम्मद अली और उसके बिल्कुल साथ लिखा हुआ है लर्निंग सी प्लस प्लस। हालांकि मैंने लर्निंग सी प्लस प्लस तो नई लाइन पे लिखा था, इसलिए इसे चाहिए था कि वो लाइन हमें लर्निंग सी प्लस प्लस नई लाइन पे प्रिंट करवाता। तो इसके लिए हमारे पास कुछ होते हैं मैनिपुलेटर, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक होता है एंड लाइन मैनिपुलेटर, जिसे हम ENDL से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने जैसे ही डबल इन्वर्टेड कामा ख़त्म होता है वहाँ पे आपने इंसर्शन ऑपरेटर डाल के लिखना है ENDL। इसका मतलब होता है एंड लाइन, यानी कि जब ये कोड विद मोहम्मद अली ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए तो उसके बाद हमारा कर्सर नई लाइन पे शिफ्ट हो जाए, तो अब लर्निंग सी प्लस प्लस हमें नई लाइन पे मिलेगा। दोबारा हम इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हैं आपको लर्निंग सी प्लस प्लस नई लाइन पे मिल रहा है।
इस तरह से हम जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखेंगे उनके आगे अगर एंड एल लिख देंगे तो इसका मतलब होगा हर हमारी स्टेटमेंट जो भी नई स्टेटमेंट होगी वो नई लाइन पे प्रिंट हो जाएगी। अब हम कमेंट के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं कोड विद मोहम्मद अली, इस स्टेटमेंट से पहले डबल फॉरवर्ड स्लैश, इसे हमने कहा था इसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, मैंने कमेंट कर दिया गया। अब कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा, ये लाइन हमें प्रिंट होके नहीं मिलने वाली। अब हम दोबारा इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करके इसका रिजल्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें सिर्फ लर्निंग C++ मिल रहा है क्योंकि पहली लाइन हमने कमेंट कर दी है। अब हम मल्टी लाइन कमेंट्स को देखते हैं। मैं कुछ और स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, मैं इन्हीं स्टेटमेंट्स को क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैं इन्हीं लाइंस को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे एंडल भी लगाना चाहिए ताकि जो भी स्टेटमेंट प्रिंट हो तो वो नई लाइन पे हो जाए। इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब हम क्या देखने वाले हैं, मल्टी लाइन कमेंट का कंसेप्ट को देखने वाले हैं। जैसा कि हमने सिंटैक्स देखा था कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिन भी लाइन को हमने मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना हो तो हम पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, उसके बाद हम स्टैरिक लगा देते हैं। उसके बाद हमने जितनी भी स्टेटमेंट कमेंट करनी हो उसके आखिर में जाके क्या करते हैं, दोबारा फॉरवर्ड स्लैश, उससे पहले हमने स्टैरिक लगाना होता था। अब ये सारी लाइंस हमारे पास कमेंट हो चुकी हैं। अब हम इसे दोबारा कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। अब देख सकते हैं हमें दोबारा वही एक ही स्टेटमेंट प्रिंट होकर मिल रही है जो अनकमेंटेड है, लर्निंग C++। अब मैं दोबारा इन तमाम लाइंस को क्या कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। अब दोबारा इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं वो सारी लाइंस हमें प्रिंट होके रिजल्ट के तौर पे मिल गई हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।